जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्गीकरण कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसी में आज आगे हम लोग को पढ़ना है कि जो इतना सारे जीव हैं उनको उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उनमें जो पाए जाने वाले लक्षण होते हैं उन लक्षणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग समूहों में बांटा जाता है और ये वर्गीकरण किया जाता है। तो ये जो वर्गीकरण किया गया जीवों का, उन अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने अनुसार अलग अलग आधार के ऊपर क्या किया, जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा। उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण के पदानुक्रमित संरचना। वर्गीकरण के पदानुक्रमित संरचना। सर सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो लिनियस आते हैं, और लिनियस, कॉर्लस लिनियस उनका पूरा नाम है। ये जो कॉर्लस लिनियस हैं इन्होंने क्या किया था कि 3 गुणों के आधार पर, 3 गुण कौन कौन से थे। पहला जो था वो कोशिका भित्ति था, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति। दूसरा जो था कि कौन से जीव में क्लोरोफिल वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, कौन से जीव में क्लोरोफिल वर्णक मौजूद है और किसमें मौजूद नहीं है। और तीसरा था प्रचलन, कौन से जीव जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं और कौन से जीव जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा नहीं सकते हैं। तो ये 3 गुणों के आधार पर जो लिनियस थे उन्होंने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। एक था पादप जगत और दूसरा था जंतु जगत। ऐसे जीव जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद था, जिनमें क्लोरोफिल वर्णक मौजूद था और जो प्रचलन नहीं कर पा रहे थे, ऐसे जीवों को उन्होंने किस में रख दिया, पादप जगत में रख दिया। और ऐसे जीव जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं था, जिनमें क्लोरोफिल नहीं था और जो प्रचलन में समर्थ थे, जो प्रचलन कर पा रहे थे, उन सभी को किस में रख दिया, जंतु जगत में रख दिया। इस प्रकार से उन्होंने समस्त जीवों कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। बारी बारी से इसी में लिखते चलेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने कोशिका भित्ति के उपस्थिति, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति एवं क्लोरोफिल के उपस्थिति एवं प्रचलन के आधार पर समस्त जीवों को 2 वर्गों में, समस्त जीवों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया या विभाजित किया, लिख सकते हैं विभाजित किया। और वो कौन कौन से 2 वर्ग थे। पहला जो वर्ग था उसको बोला गया पादप जगत, और सेकेंड जो था उसको बोला गया जंतु जगत। अब ये पादप जगत में किसको रखा गया, ऐसे जीव जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद, आप लोग पढ़े हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद होता है। तो ऐसे जीव जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद था, जो जिनमें क्लोरोफिल मौजूद था, जो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे थे, और जो प्रचलन, जिनमें प्रचलन नहीं हो रहा था, उनको रखा उन्होंने पादप जगत में। और जिनमें जिनके कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित था, जिनमें जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे तथा जो प्रजनन कर पा रहे थे, ऐसे जीवों को उन्होंने किस में रख दिया था, जंतु जगत में रखा था। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद कुछ ऐसे जीवों को खोज किया गया जिन्हें ना तो आप पादप जगत में रख सकते हैं और ना ही जंतु जगत में। तो ये एक बड़ी समस्या आ गई थी। इस समस्या को सोल्व करने के लिए फिर अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने जीवों को अलग गुणों के आधार पर क्या किया, बांटा। जिसमें लिखेंगे कुछ समय बाद, नीचे से कुछ समय बाद ऐसे जीवों का खोज हुआ जिन्हें न तो पादप जगत में और न ही
न ही जंतु जगत में रखा जा सकता था, रखा जा सकता था। ठीक है, अब ये एक नया समस्या आ गया कि उनमें ना तो पौधा के गुण मौजूद है और ना ही जंतु के, तो उनको कौन से ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरह के कमी को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए थे और उनका नाम था E.H. हिक्कल। और E.H. हिक्कल ने क्या किया था कि एक नए जगत का निर्माण किया था जिसको हम लोग जगत प्रोटिस्टा कहते हैं। ये प्रोटिस्टा जगत का जो निर्माण किया था वो किसने किया था? E.H. हिक्कल ने। और फिर बाद में क्या हुआ, दो सुपर जगत का निर्माण किया गया जिनमें से एक प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए था और दूसरा किसके लिए था? यूकैरियोटिक जीवों के लिए। तो नीचे से पॉइंट लिखेंगे, इस कमी को दूर करने के लिए, चेंज करके लिख सकते हैं, इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए E.H. हिक्कल, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ने जगत प्रोटिस्टा का निर्माण किया, जगत प्रोटिस्टा का निर्माण किया। इसके बाद क्या हुआ, दो और सुपर जगत का, प्रोटिस्टा जो है इसमें यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब इनका कोशिका विकसित होता है, जिनमें झिल्ली केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं, उनको इनमें रखा गया। तो फिर प्रोकैरियोटिक जीवों का क्या होगा? ठीक है, ये जब पादप में भी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जंतु में भी यूकैरियोटिक जीव आते हैं, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक जीव को ही रख रहे हैं, तो फिर प्रोकैरियोटिक जीव कहाँ रखा जाएगा? तो इस कमी को दूर करने के लिए दो सुपर जगत का निर्माण किया। एक तो यूकैरियोटिक के लिए रखा गया और दूसरा किसके लिए रखा गया? प्रोकैरियोटिक जीव के लिए, जिसमें लिख सकते हैं कि बाद में दो सुपर जगत का निर्माण किया गया, जिनमें से एक यूकैरियोटिक एवं दूसरा प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए था। एक प्रोकैरियोटिक जीव के लिए था, प्रोकैरियोटिक के लिए मोनेरा था और यूकैरियोटिक के लिए कौन है? प्रोटिस्टा। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा का जब निर्माण हुआ तो इसके बाद भी क्या हुआ, कुछ कठिनाइयां रह गई। ठीक है ना, कुछ कठिनाइयां रखने का मतलब जीव जैसे कवक जो है वो क्या होता है, कवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। वो जीव कैसा यूकैरियोटिक होता है परंतु वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, इसलिए उसको ना तो मोनेरा में रख सकते हैं और ना ही प्रोटिस्टा में रख सकते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए एक और नए जगत का निर्माण किया गया बाद में, और उस नए जगत का नाम क्या दिया गया? जगत फंजाई दिया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, टोटल लगभग 5 जगत का निर्माण हुआ। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि मोनेरा एवं, नेक्स्ट पॉइंट में, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा के बाद, मोनेरा एवं प्रोटिस्टा के बाद भी कुछ कठिनाइयां रह गई, जीव जैसे कवक, यूकैरियोटिक है परंतु प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है, इसलिए इसे न तो मोनेरा जगत में और न ही प्रोटिस्टा जगत में रखा जा सकता है।
रखा जा सकता है। अब ये नया प्रॉब्लम आया, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए एक नए जगत फंजाई का निर्माण हुआ। जगत फंजाई का निर्माण हुआ। अब ये इसके बाद भी क्या हुआ, अब ये सब अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो अलग अलग जगत का निर्माण करते गए, तो वो वर्गीकरण को पढ़ने में आसानी नहीं आ रही थी। इसको आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आर.एच. व्हिटेकर, और अंत में आर.एच. व्हिटेकर जो थे उन्होंने जीवों को 5 समूह में बांटा था, 5 जगह वर्गीकरण किया था, और इन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिका की संरचना, पोषण के स्रोत, प्रजनन के प्रकार, इस सभी गुणों के आधार पर उन्होंने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही से आता है कि 5 जगह तो वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। और उन्होंने कौन से आधार के ऊपर, किन गुणों के आधार पर जीवों को बांटा था, तो पहला था कोशिकीय संरचना या बनावट, दूसरा था कोशिका भित्ति की उपस्थिति, तीसरा है पोषण के स्रोत, नेक्स्ट है प्रजनन के आधार, और इसके बाद है संगठन, शारीरिक संगठन। इन सभी गुणों के आधार पर उन्होंने समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। तो ये अंत में यहाँ से जो लिख रहे हैं इसको ही इंपोर्टेंट करना है। अंत में आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिकीय संरचना, आर.एच. व्हिटेकर ने कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति के उपस्थिति, पोषण के प्रकार एवं स्रोत, प्रजनन एवं शारीरिक संगठन के आधार पर समस्त जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया। जितने भी जीव थे पृथ्वी पर, उन सभी जीवों को 5 वर्गों में विभाजित करने का काम किसने किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। बार बार यही पूछता है कि 5 जगह तो वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर ने, और उनका वर्गीकरण का आधार क्या था, तो वर्गीकरण का आधार क्या था, कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति के उपस्थिति, पोषण के प्रकार और उसके स्रोत, साथ साथ प्रजनन एवं शारीरिक संगठन। इन सभी गुणों के आधार पर उन्होंने समस्त जीवों कितने वर्गों में बांटा था, 5 वर्गों में। और वो 5 वर्ग कौन कौन से थे, इसको नोट करिए, उसके बाद बताते हैं। व्हिटेकर के अनुसार जो 5 वर्ग थे उनमें से जो पहला वर्ग आता है वो था मुनेरा, जगत मुनेरा। और ये जो मुनेरा जगत था, इस जगत में उन्होंने कैसे जीवों को रखा था, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को इन्होंने इस जगत में रखा था। एक कोशिकी का मतलब होता है जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका का मतलब जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद नहीं था। ऐसे जीवों को उन्होंने कौन से जगत में रख दिया, मुनेरा जगत में। सेकेंड जो आया वो था प्रोटिस्टा में उन्होंने किसको रखा, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांग मौजूद होते हैं, और एक कोशिकीय जीव का, जिनका शरीर कितने कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ऐसे जीव को उन्होंने कौन से जगत में रखा, ठीक है ना, प्रोटीन। दोनों में अंदर देखिए, ये जो है इसको सही कर देते, इधर पलट देते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक
कैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव। और जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और कैसे जीवों को रखा, एक कोशिकीय जीव को रखा। थर्ड जो था वो था जगत फंजाई। फंजाई में इन्होंने किसको रखा, फंजाई के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव ही थे, ठीक है, यूकैरियोटिक, लेकिन एक कोशिकीय की जगह पर कैसे थे, बहुकोशिकीय थे। इनका शरीर जो था वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना था। साथ ही इनका एक विशेष गुण था कि ये प्रकाश संश्लेषण में क्या थे, असमर्थ थे। प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ। प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ क्यों थे, क्योंकि ये जो फंजाई होते हैं, कवक जो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक मौजूद नहीं होता है और क्लोरोफिल वर्णक के अनुपस्थिति के कारण ही इसके अंतर्गत आने वाले जीव कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ होते हैं। तो ये अपना पोषण कहाँ से ग्रहण करेंगे, ये पोषण के लिए दूसरे जीवों के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो जगत था वो था पादप जगत। इसमें उन्होंने किसको रखा, यूकैरियोटिक जीव को ही रखा, यूकैरियोटिक। साथ में ये जीव पादप भी कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में समर्थ। जो प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ था उसको फंजाई में रख दिया, और जो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे थे ऐसे बहुकोशिकीय जीवों को उन्होंने किस में रखा था, पादप जगत में। और पांचवा जो जगत था वो था जंतु जगत। जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति जो है, कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होती है। तो इन सभी गुणों वाले जो जीव थे उन सभी को जंतु जगत में रखा। ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक थे, जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ था तथा जो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहे थे, उनको पादप जगत में रखा। फंजाई में यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय जीवों को रखा, लेकिन वो कैसे थे, जो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखा गया, और जो मोनेरा था वो प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों के लिए था। तो इस प्रकार से उन्होंने आर.एस. व्हिटेकर जो था वो कोशिका भित्ति के आधार पर, पोषण के स्रोत के आधार पर समस्त जीवों को कितने भागों में बांटा था, 5 भाग में, 5 वर्गों में विभाजित किया था। और वो 5 जगत कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप जगत और जंतु जगत। तो अब इन्हीं जगत के बारे में हम लोग को बारी बारी से क्या करना है, पढ़ना है। तो पहले आप इसको भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको मोनेरा। अभी हम लोग देखे थे कि मोनेरा जो जगत था उसमें सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया था। और ये जो सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात क्या क्या होता है, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको क्या होंगे, मिलेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि इस जगत के अंतर्गत सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसी में लिख सकते हैं ये सर्वव्यापी अर्थात सभी जगहों पर पाए जाते हैं। सभी जगहों पर क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले जीव स्वपोषी एवं परपोषी
होते हैं। स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है कि कुछ अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और परपोषी का मतलब है कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, निर्भर रहेंगे। तो इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं उनमें दोनों प्रकार का पोषण होता है। अधिकांश, ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो जीव होंगे वो कैसे होंगे, परपोषी होंगे, और कुछ ही जीव कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब अगर देखा जाए कि मुनेरा का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसमें, तो जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें आता है जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु को हम लोग मुनेरा जगत में रखते हैं। इसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसको हम लोग शॉर्ट में BGA भी कहते हैं। BGA का मतलब क्या होता है, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, और ये जो नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है, इसी को हम लोग, इसको भी किस में रखते हैं, मुनेरा जगत में रखते हैं। एक और होता है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये भी क्या होता है, मुनेरा का भी सदस्य है। यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, बहुत सारे जीव होते हैं। यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया जो होता है ये भी कौन से जगत के अंतर्गत आता है, मुनेरा के अंतर्गत। तो ये सब मुनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। अब बारी बारी से एक जीव के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जीव जो आता है वो कौन आता है, जीवाणु। जीवाणु के बारे में पढ़ना है। अब जीवाणु किसके अंतर्गत आ रहा है, मुनेरा। इसमें लिख सकते हैं कि जीवाणु जो होता है वो सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होता है। और जीवाणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीवाणु जो होता है ये भी सभी जगहों पर क्या होता है, पाया जाता है। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणु। इसमें लिख सकते हैं यह सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो अकेले या समूहों में रहते हैं। ये अकेले भी रहते हैं और समूह में भी, समूह बना करके भी रहते हैं। अगर इनमें देखा जाए तो ये सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। उससे पहले हम लोग अगर उनके गुणों के बारे में देखने से पहले इनके प्रकार देख लेते हैं कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणु के प्रकार। अब हम लोग 8th क्लास में पढ़े थे, जीवाणु जो होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। गोलाकार होते हैं, डंडाकार होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं और कौमाकार होता है। इसमें से पहला जो होगा उसको लिखेंगे गोलाकार जीवाणु। गोलाकार, ठीक है। गोलाकार का जो एक मतलब होता है इस प्रकार से गोल गोल संरचना वाले जीवाणु होंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, कोकाई। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा देखें तो वो होता है आपका डंडाकार जो जीवाणु होता है वो, इसका शारीरिक बनावट जो होता है वो इस प्रकार से डंडा के समान होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होता है उसको बैसिलस कहते हैं, बैसिलस। इसके बाद आता है थर्ड, वो होता है सर्पिलाकार में इस प्रकार से जो जीवाणु होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। उनका शरीर जो होता है वो मुड़ा हुआ होता है। और इस जीवाणु का जो एग्जाम्पल है वो होता है अस्पाइरिलम। और एक और होता है चौथा, उसको बोलते हैं कौमाकार। और ये जो कौमाकार जीवाणु होता है उसका शारीरिक बनावट होता है वो कौमा के समान दिखाई देता है, जो हम लोग कौमा लगाते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन होता है, विब्रियो होता है। ये 4 प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो इसको आप क्या करिए, नोट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे जीवाणु की संरचना। जीवाणु की संरचना इसको बना रहे हैं, वैसे ही बनाना है। सबसे नीचे जो होता है इस प्रकार से, अगर हम लोग बात करें इस प्रकार से, जीवाणु जो होता है वो चारों ओर से एक दृढ़ आवरण के द्वारा घिरा हुआ होता है। और ये जो दृढ़ आवरण जो जीवाणु के चारों ओर मौजूद होता है, इस दृढ़ आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जीवाणु जो होता है उसके सबसे बाहरी जो भित्ति होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोशिका भित्ति। ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका भित्ति कहेंगे।
और जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन का। क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु कोशिका भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो पेप्टाइडो ग्लाइकेन के द्वारा बना होता है। अब ये कोशिका भित्ति जो है इसी के ठीक नीचे एक और मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होता है, और ये जो बना रहे हैं जो कोशिका भित्ति के ठीक नीचे मौजूद है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये जो है ये कोशिका झिल्ली है। और कोशिका झिल्ली जो होता है ये क्या करता है? इसका निर्माण जो है वो होता है लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा। तो ये है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिपिड एवं प्रोटीन के द्वारा होता है। लिपिड एवं प्रोटीन। अब ये जो कोशिका झिल्ली है तो कोशिका झिल्ली से अंदर का ये जो भाग होता है इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। अंदर का जो खाली भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। और इसी कोशिका द्रव में कोशिका झिल्ली जो है वो अंदर की ओर धंस करके एक इस प्रकार के संरचना का निर्माण करता है, और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम कहते हैं। ये जो मीजोसोम है वो डीएनए के द्विगुणन में साथ ही साथ श्वसन जैसे क्रिया में क्या करता है? सहायता करता है, श्वसन में सहायता करता है। और जो डीएनए है उसके द्विगुणन में भी ये क्या करेगा? सहायता करेगा। ये है कोशिका द्रव, और इसी कोशिका द्रव में क्या होता है? जीवाणु का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए या आरएनए जो भी कह सकते हैं, वो क्या होता है? मौजूद होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। और ये जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या तो डीएनए या आरएनए या दोनों हो सकते हैं, जो कहाँ मौजूद होता है? जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद होता है। इसी प्रकार से एक छोटा सा ये संरचना मौजूद है, और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम जो होता है वो जीवाणु कोशिका में मौजूद होता है 70S राइबोसोम। और ये राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में क्या करता है? सहायता करता है। अब जीवाणु जो होते हैं, कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार से एक लंबे लंबे संरचना मौजूद होता है, और ये जो संरचना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला जो जीवाणु के प्रचलन में क्या करता है? सहायता करता है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनके कोशिका भित्ति के बाहर इस प्रकार से एक दृढ़ आवरण क्या होता है? और मौजूद होता है। और ये जो दृढ़ आवरण जो कोशिका भित्ति के बाहर मौजूद है कुछ जीवाणुओं में जो पाया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल, या हिंदी में संपुटिका कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है तो ऐसे जीवाणु जिनके कोशिका भित्ति में इस प्रकार से एक कैप्सूल मौजूद होगा उसको हम लोग कैप्सुलेटेड जीवाणु या स्फुटिका युक्त जीवाणु कहते हैं। ये है संपुटिका। संपुटिका, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और ऐसे जीवाणु जिनमें कैप्सूल मौजूद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सुलेटेड जीवाणु बोलते हैं। तो ये कुछ आपका जो डायग्राम आपके सामने दिखाई दे रहा है ये किसका है? जीवाणु का है। कुछ जीवाणु जो होते हैं उनका कोशिका भित्ति जो है वो चारों ओर से एक चिपचिपे आवरण द्वारा घिरा हुआ होता है, और वो चिपचिपा आवरण जो जीवाणु कोशिका को चारों ओर से घेरे हुए रहता है उस चिपचिपे आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? श्लेष्मा कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखेंगे इसमें वो क्या लिखेंगे? ये जो है ये क्या है? श्लेष्मा है। श्लेष्मा। और ये जो संरचना है वो किसका है? जीवाणु का है। तो पहले आप जीवाणु का संरचना बना लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। हेडिंग डालेंगे जीवाणु के विशेष गुण। जीवाणु के विशेष गुण। इसमें से पहला गुण आएगा कि जीवाणु सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। जीवाणु सभी प्रकार के वास स्थानों में पाए जाते हैं। इससे पहले अगर एग्जाम इसको लिखना होगा तो जीवाणु के डेफिनेशन से इसको शुरू करना होगा। ध्यान रखिएगा कि जीवाणु जो है वो सरल एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है जो अकेले या समूहों में रहते हैं। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जीवाणु सभी प्रकार के वास स्थानों में क्या होता है? पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो जीवाणु चारों ओर से पेप्टाइडोग्लाइकेन
ग्लाइकेन के बनी दृढ़ कोशिका भित्ति, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी दृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा घिरा होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने दृढ़ कोशिका भित्ति द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें जीवाणु में, तो जीवाणु जो होते हैं इनमें लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट, जीवाणु में केंद्रक, जीवाणु में केंद्रक, केंद्रिका एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिका का मुख्य लक्षण यही होता है कि उसमें केंद्रक नहीं होगा, केंद्रिका नहीं होगा और झिल्लीयुक्त जो कोशिकांग होते हैं वो भी क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। फोर्थ पॉइंट अगर देखा जाए तो जीवाणु में प्रचलन के लिए, जीवाणु में प्रचलन के लिए एक या अनेक फ्लैजिला मौजूद होता है। एक भी होगा और कोई जीवाणु जो ऐसे होंगे जिनमें एक से अधिक भी होगा। तो ये जो प्रचलन होता है जीवाणु में वो किसके द्वारा होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जीवाणु जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और कुछ कैसे, अधिकांश कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि कुछ जीवाणु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पांचवा, कुछ जीवाणु स्वपोषी में भी कैसे, रसायन पोषी एवं अधिकांश, ध्यान रखना अधिकांश यहाँ पर लिख रहे हैं, अधिकांश परपोषी होते हैं। कुछ ही जीवाणु ऐसे हैं जो स्वपोषी होंगे, अपना भोजन खुद बनाएंगे, रसायनों के सहायता से बनाएंगे, उसको रसायन पोषी बोलेंगे। और अधिकांश जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए अधिकांश जीवाणु कैसे होंगे, परपोषी होते हैं। छठा पॉइंट लिख सकते हैं, जीवाणु में अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन तो होता ही है। लैंगिक प्रजनन जो होता है वो कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा होता है, कंजुगेशन नलिका के द्वारा होता है। तो कंजुगेशन नलिका जो है वो हायर क्लासेस में समझना है, सिर्फ ध्यान रखना है यहाँ पर। तो जीवाणु में अलैंगिक एवं लैंगिक जनन दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। लैंगिक एवं लैंगिक दोनों प्रकार के जनन को लिख सकते हैं इसमें, लैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और गुण होते हैं जीवाणु के, लेकिन उतना डिटेल में 9th क्लास में नहीं जाना है। ये कुछ गुण है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी विशेष जो है वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।